दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 7, 8, 9 को कवर करूँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन 7 है खिड़की से। तो यहाँ एनसीईआरटी से देखते हैं। तो जहाँ से मेन टॉपिक से होते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वही हमें देखना है। तो मेन टॉपिक आता है यहाँ से। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगें और पुलों के होने का क्या कारण हो सकता है? हमें ऐसा बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। सीटेट में बार बार प्रश्न आता है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं। तो 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा है, इसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीदे और खाए थे। तो उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा आदि मिलता है। आगे देखते हैं। यहाँ से पेडागॉजी का प्रश्न बनता है। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वल्लीम्मा को माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो मलयालम में वल्लीयम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, अर्थात नानी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है नानी के घर तक। तो ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम रात कोट्याम पहुँचे। वलीम्मा के घर स्टेशन से बहुत दूर था। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए, वलीम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और अड्डे के लिए निकल पड़े। वहाँ वलीम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोगों, बहुत सारा सामान भी था। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, ये फेरी नाव आप लोग देख रहे होंगे जो, आइए आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से जो सीटेट का प्रश्न बनता है, केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। तो हमें बच्चों से चर्चा करना चाहिए कि ये प्रयोग क्यों होता है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछ सकते हो जिससे उनकी सवारी की थी। तो केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग होता है। तो हमें बच्चों से इसके बारे में चर्चा करना चाहिए कि नाव का यूज क्यों होता है। हम इस पर, तुम यहाँ पे बैठे थे, कहाँ से कहाँ गए थे, सारे बच्चों से मैं उस वाहन के बारे में बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है जहाँ से बार बार सीटेट में प्रश्न बनता है, रेल टिकट। तो रेल टिकट में हम देखते हैं, इसमें ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है, दूरी किलोमीटर में होता है। जैसा कि आप ट्रेन टिकट देख रहे होंगे, पीएनआर नंबर दिखाया गया है। पीएनआर नंबर, गाड़ी नंबर, डेट दिया गया है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, प्राइस दिया गया है। तो यही सब सीटेट में प्रश्न बनता है कि रेल के टिकट में क्या क्या होता है। चलिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। तो इसमें उसने कितने स्टेशनों से गुजरी। तो स्टेशन के नाम के बारे में बात करते हैं। गांधीधाम स्टेशन का नाम है, अहमदाबाद स्टेशन, वडोदरा, सूरा, वलसाड, भिवंडी रोड, मड़गांव, उडुपी, कोझिकोड, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, नागरकोइल। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनते हैं कि ट्रेन यहाँ से यहाँ चली तो कितने बजे पहुँचेगी या कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहीं से सीटेट प्रश्न उतारता है, टाइम और समय वाला ईवीएस में। जैसा कि नीचे दिया भी गया है, तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। ट्रेन किस जगह से चली थी, ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी, ट्रेन सफ़र होने में कौन से दिन मडगांव पहुंची, सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे, ओमना कोट्टायम स्टेशन पर, कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आया। तो हमें ऐसे ट्रेन शुरू होने के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र हुआ, ये सब प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। जैसे सीटेट में भी प्रश्न बनता है कि यहाँ एक ट्रेन आज इतने बजे से चली, दूसरे दिन वहाँ पर पहुँचती, इसका प्रश्न भी हम करवाएंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है। तो यहाँ से पेडागॉजी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है,
अध्यापक के लिए हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल का बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करना चाहिए। तो हमें हो सके तो हमें बच्चों को रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाना चाहिए। उसे पढ़ने और उसकी मदद करने में रेलवे टाइम टेबल में गणित और भूगोल में बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता आदि के बारे में बताने के लिए, उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों को स्टेशन का निरीक्षण करवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलते परिवार अगला लेसन है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, कक्षा में प्रत्येक बच्चे अपने अनुभव बताने का हमें पूरा अवसर देना चाहिए। तो हमें कक्षा में बच्चों से उनको अपना पूरा अनुभव साझा करने के लिए हमें पूरा अवसर एवं मौका देना चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में हमें हर प्रकार से पूरा अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से अपनी भाषा हम लोगों से कह सकें और अपनी बातों को रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे यहाँ बताया गया है, क्या तुम्हारे घर में आसपास पड़ोस में किसी घर के बच्चे का जन्म हुआ है? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें बता करो। उनका जन्म कब हुआ? वह लड़की है लड़का? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उसका जन्म कहाँ हुआ? वह शक्ल से किससे मिलता है? उसके बालों का रंग कैसा है? उसकी आँखों का रंग कैसा है? उसके दाँत कैसे हैं? खाने में क्या देते हैं? अभी उसकी लंबाई कितनी है? तो हमें बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्रों और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमें बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, उन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करना चाहिए। तो बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा होता है, इन बदलावों को बच्चों पर गहरा असर भी पड़ सकता है। तो हमें आवश्यक है कि इस बारे में हमें बच्चों से अच्छी तरह से चर्चा करना चाहिए तथा बच्चों को बदलाव के प्रति संवेदनशीलता से बातचीत करके उन्हें उस सिचुएशन के ढालना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियां और लड़कों के कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करते हैं? चलिए देखते हैं। बहुत सी लड़कियां जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है, इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं कि सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिलती है। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनका बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जगम्बा और चिट्ठी कहती हैं, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पेडागॉजी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, बच्चों को पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की आयु की 21 वर्ष है, इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है। तो बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने और बाल विवाह के कानून के बारे में हमें बच्चों से चर्चा करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शादी की आयु जो होती है 18 वर्ष होती है और लड़कों की शादी की आयु 21 वर्ष होती है। हमें इस टॉपिक पे बच्चों से चर्चा करना चाहिए और उसके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में मैंने EVS NCERT क्लास 4 के चैप्टर 7, 8, 9 को कवर किया, और अगर आप NCERT EVS क्लास 3 के पूरे चैप्टर 21 को देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें संपूर्ण NCERT क्लास 3 का मैंने करवा दिया है। आप लोग
उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। धन्यवाद।